जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली कॉफ़ी पीकर अपने ट्रेन के सफ़र को एंजॉय कर रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनटों के बाद वो फैमिली तब खौफजदा हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ कर निकलता है, वो भी सीधा उनकी सीटों के बीच से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1950s के आखिर में जापान ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब उनकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। इस ट्रेन ने पूरे मुल्क के शहरों को आपस में जैसे कनेक्ट कर दिया था और सफर इतना तेज बना दिया कि घंटों का सफर मिनटों तक आ पहुंचा। जापान की देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और फिर जर्मनी भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना खुद का हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980s में जब ये ट्रेन्स मंजर आम पर आईं तो दुनिया को लगा कि ट्रेन्स का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज का ख्याल रखा गया जो इंसान तसव्वुर कर सकता था। एरोडायनेमिक डिजाइन, मॉडर्न कंप्यूटर्स का इस्तेमाल और बेमिसाल आरामदेह सफर, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक छुपी हुई कमजोरी जरूर होती है और आइस ट्रेन्स की कमजोरी थी उनके व्हील्स। आइस जनरेशन 1 ट्रेन्स के व्हील्स शुरुआत में मोनोब्लॉक डिजाइन में बने थे, यानी पूरा व्हील एक सॉलिड 1 पीस स्टील में बना था जो कि मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता था। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ सालों बाद पैसेंजर्स शिकायत करने लगे कि जब ट्रेन हाई स्पीड पर चलती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बूफे कार जहां फूड सर्व किया जाता है वहां पड़े ग्लासेस, चमचे, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज करने लगते थे। ये वाइब्रेशंस और आवाजें सफर को काफी अनप्लेजेंट बना रही थी और फिर आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो मसला व्हील्स के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील्स बेशक 1 पीस में बने थे और व्हील्स हर साइड से इक्वली बैलेंस्ड भी थे, लेकिन अगर किसी एक साइड पर 5 ग्राम का वजन भी बढ़ेगा तो हाई RPM पर ये एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंस व्हील में वाइब्रेशन पैदा करेगा। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन ने मोनोब्लॉक व्हील्स की कुछ साइड्स को अनइक्वली घिसा दिया था, जिससे व्हील का बैलेंस बिगड़ गया। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड व्हील 250 किलोमीटर/आवर पर घूमता तो पूरी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती। ये किसी भी व्हील की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के व्हील्स में भी अगर किसी एक साइड पर 2 पंचर एक साथ लगाए जाएं तो उस तरफ सिर्फ कुछ ग्राम्स ही सही लेकिन वजन बढ़ जाता है, जो तेज स्पीड में वाइब्रेशंस पैदा कर सकता है। इसको हल करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन ऑपोजिट साइड पे उतना ही वजन लगाकर व्हील को बैलेंस कर देता है। पर ट्रेन के लातादाद पहियों को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है, खासकर अगर वो एक ही पीस में बना हो। और व्हील्स को रिप्लेस करना भी ना सिर्फ मुश्किल बल्कि काफी कॉस्टली पड़ जाता है। लिहाजा जर्मन इंजीनियर्स ने आइस ट्रेन्स के इस मसले को फिक्स करने का एक नया सॉल्यूशन निकाला और वो था रेजिलिएंट व्हील्स। रेजिलिएंट व्हील्स की खास बात ये थी कि ये 1 पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी और इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबड़ की एक रिंग जो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करेगी। ये डिजाइन खास तौर पर इस वजह से अपनाया गया ताकि जब कभी आउटर व्हील घिसेगा तो सिर्फ उसी पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, ना कि पूरे व्हील को। उस वक्त जर्मनी की ट्रैम्स में भी ये डिजाइन इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन मसला ये था कि ट्रैम्स सिर्फ 30 किलोमीटर/आवर पर चलती थीं और आइस ट्रेन्स को 250 किलोमीटर/आवर पर चलना था। ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी बारीकी के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा, पर उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव्स ने बिना किसी टेस्टिंग के रेजिलिएंट व्हील्स का डिजाइन अप्रूव कर दिया और फिर 1992 में तमाम हाई स्पीड ट्रेन्स पर ये नए व्हील्स लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा,
लेकिन 1997 में हैनोवर की ट्रैम कंपनी उस्ट्रा ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने अपनी ट्रैम के व्हील्स में कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने अपने क्रैक्ड व्हील्स के पार्ट्स बदल दिए और एहतियातन ये बात डॉयचे बाहन को भी बता दी, जो जर्मनी की नेशनल रेलवे कंपनी थी। मगर क्योंकि उस वक्त आइस ट्रेन्स में वाइब्रेशंस की कोई शिकायत नहीं थी, इसीलिए डॉयचे बाहन ने इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। और फिर ठीक एक साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। सुबह 10:30 बजे आइस ट्रेन 884 हैनोवर स्टेशन से हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में टोटल 14 कोचेस थीं, 2 पावर कार्स और 12 पैसेंजर कार्स। अंदर 287 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हैनोवर स्टेशन से निकलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमैन अपनी फैमिली के साथ सवार थे। उनका सफर मजे से गुजर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ट्रेन के फ्लोर से अचानक कोई चीज आकर लगी और अगले ही लम्हे 2 सीट्स के बीच से स्टील का एक पुर्जा फ्लोर को फाड़कर अंदर निकल आया। ये शार्प स्टील का पुर्जा असल में व्हील का ही एक टुकड़ा था। ये देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली फौरन पैनिक में आ गई, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस तेजी से वो लोहा अंदर आया, अगर वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट होता तो उसकी फैमिली जिंदा नहीं बचती। उसने फौरन अपने बीवी बच्चों को बराबर वाले कंपार्टमेंट में भेजा और खुद कंडक्टर को ढूंढने चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरी कोच में मौजूद था। जॉर्ज ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता जब तक वो खुद मसले को देख ना ले। लिहाजा दोनों मिलके पहली कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें वाइब्रेशंस बढ़ रही थी। जब तक कंडक्टर और जॉर्ज पहली कोच के पास पहुंचे, ट्रेन 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वो एक डेंजरस सेक्शन से गुजरने वाली थी, जहां ट्रैक्स स्प्लिट होते हैं। टूटे हुए व्हील का टुकड़ा अब भी ट्रेन के नीचे लटका पटरी से घिसता हुआ जा रहा था। जब ट्रेन ने पहला सेक्शन पॉइंट क्रॉस किया, वो टायर नीचे गिरकर ट्रैक के लिवर से टकरा गया और उस मोमेंट पर एक खतरनाक चीज हुई। ट्रैक स्विच चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरा कोच एक ट्रैक पर था, लेकिन तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर चला गया, यानी फ्रंट और रेयर बोगी अलग अलग डायरेक्शंस में। ट्रेन की बॉडी ट्विस्ट हो गई और कोच नंबर 3 सीधा एक ब्रिज के कंक्रीट पिलर से टकरा गई। इस खौफनाक तसादम ने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ दिया। कोच नंबर 4 ने कोलैप्स होते हुए ब्रिज को तो अवॉइड कर लिया, लेकिन एम्बैंकमेंट से टकरा गई और 3 रेलवे वर्कर्स उसी वक्त कुचले गए। कोच नंबर 5 और 6 गिरते हुए ब्रिज के 300 टन कंक्रीट के नीचे दब गई। उन दोनों कोचेस की हाइट बाद में सिर्फ 6 इंच बच गई। जी हाँ, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाली बाकी कोचेस 7, 8, 9 और 10 फुल स्पीड पर एक दूसरे से टकराती गईं और किसी कागज की तरह फोल्ड होती गईं। सिर्फ पहली 2 कोचेस जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली थी वो बच गईं और फ्रंट लोकोमोटिव 3 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त कोच नंबर 3 ब्रिज से टकराई थी, उस वक्त इंजीनियर और ड्राइवर को एक झटका जरूर लगा था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि उनके पीछे क्या कयामत गुजर रही है। जहां ये कयामत खेज हादसा पेश आया, वहां एशीड नामी एक छोटा सा टाउन था। जब वहां के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो सब दौड़कर मौके पर पहुंच गए। उनके सामने जो मंजर था वो शायद जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। टूटी हुई कोचेज, लोहे के टुकड़े, आग और लोगों की चीखें। कुछ लोग ब्रिज के मलबे के नीचे फंसे थे, कुछ अपनी सीट्स में अटके हुए थे और प्रेशर प्रूफ विंडोज इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हैवी मशीन्स बुलवानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए पहले लोगों तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स साइट पर पहुंचे। एम्बुलेंसेज, मिलिट्री, डॉक्टर्स सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। करीब ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां के 40 डॉक्टर्स भी फौरन साइट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक